वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओके में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन और क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। आपको पता है कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल साइंस का सेट जारी नहीं किया गया आपके बोर्ड द्वारा जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छी खासी तैयारी करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और बिना टाइम किए इस वीडियो को हम लोग देखेंगे और उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे जो आपके इस बार पूछे जाने की बहुत संभावना है। आपको पता है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है, कोई भी मायने नहीं रखता क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। इतने कम समय में अच्छी खासी तैयारी कैसे करें, तो चलिए इस सुपरफास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो आपको पता है क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान शुरुआत हुई थी और वो हुई थी 1962 ईस्वी में। क्यूबा मिसाइल संकट अमेरिका से एक सटा हुआ देश था क्यूबा, जहां पे सोवियत संघ द्वारा यहाँ पे 1962 ईस्वी में अमेरिका पर हस्तक्षेप किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 ईस्वी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुटों को अपनाया था अर्थात बनाया था। तो सोवियत संघ जो बनाया था वो वार्सा संधि बनाया था और वार्सा संधि जो बनाया था 1955 ईस्वी में बनाया गया। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। और जो सोवियत संघ तो वार्सा संधि बनाया था, लेकिन जो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य जो बनाया था वो क्या बनाया था, तो नाटो बनाया था। और नाटो संधि कब बनाया गया था, तो 1949 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद इन सारे अगर सीटो और सेंटो की बात किया जाए तो सीटो 1954 ईस्वी में बनाया गया था दोस्तों, और सेंटो के 1955 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए इसी तरह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उन सारे ऑप्शन को आंसर देने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि G77 का आशय दुनिया में किन देशों से है। तो G77 जो था G77 वो विकासशील देशों पर आधारित था, विकासशील देशों पर। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्ति उभर कर सामने आए थे। तो आपको पता है कि जो सोवियत संघ और यूएसए और सोवियत संघ दो देश उभर कर आए थे 1945 के बाद, जिसके बीच शीत युद्ध भी चला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का सदस्य हमारा इंडिया नहीं है। आपको पता होगा नाटो जो बनाया गया था 1949 ईस्वी में बनाया गया था और हमारा जो देश था वो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किया था। गुटनिरपेक्ष में क्या था, गुटनिरपेक्ष संधि बनाया था। और कब बनाया था, तो 1956 ईस्वी में बनाया था और नाटो संधि में हमारा इंडिया शामिल नहीं था। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए जिस भी क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं उसे नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि ये जो है ना उन सारे क्वेश्चन को उन्हीं सारे क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके आज से 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था। इसी अकॉर्डिंग से ये सारे क्वेश्चन को लिया गया है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और कहीं स्किप ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी 50 राज्य वर्तमान में है और हमारे भारत में बात किया जाए तो कितने हमारे भारत में है, आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए। तो आपको थोड़ा सा हैबिट बढ़ जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में कितने राज्य अभी शामिल हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया था। तो कुवैत को जो छुड़ाया गया था वो इराक के चंगुल से छुड़ाया गया था। आपको पता है इसके दौरान जो था वो खाड़ी युद्ध भी हुआ था। इसी के दौरान जो अमेरिका जो था वो इराक पे हमला कर दिया था। 34 देशों को लेकर हमला किया था इराक पर, कौन, यूएसए अमेरिका। और इसमें जो 70% से भी अधिक सेना जो थे वो इंडिया बोल रहे हैं, अमेरिका की सेना थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष पर्दा तंत्र किस देश में है। तो प्रत्यक्ष पर्दा तंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमारे भारत में है जो है वो लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो खुले द्वार की नीति जो अपनाई थी वो चीन अपनाया था। किसने अपनाया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है। तो दक्षिण एशिया में आप देखते हैं इधर जो हमारे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये दक्षिणी एशिया में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है पाकिस्तान से भी बड़ा जो है
वो इंडिया भी है, श्रीलंका से भी बड़ा इंडिया है, उसके बाद बांग्लादेश से भी बड़ा हमारा इंडिया है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में सार्क का सदस्य नहीं है। आपको पता है सार्क में लगभग 8 देश अभी शामिल है, जो दक्षिणी दक्षिणी एशिया में जितने भी देश हैं वो सारे शामिल हैं सार्क में। तो आपको पता है इसमें कौन जो है वो सदस्य नहीं है, तो भारत हो जाएगा, पाकिस्तान भी हो जाएगा, श्रीलंका भी हो जाएगा, लेकिन इंडोनेशिया जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया में। दक्षिणी कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अभी मुख्यालय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है कह रहा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बताइए कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर हो जाएगा, 10 दिसंबर हो जाएगा। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को भी कुछ मनाया जाता होगा, लेकिन सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर आप जानते हैं कि नहीं, जो बंधुत्व मजदूर को कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। तो गिरमिटिया मजदूर जो है किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपके, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन में है। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। जो साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है वो किसने कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B.I. लेनिन ने। B.I. लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीश का चुनाव कौन करता है, तो न्यायाधीश का जो चुनाव करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपको पता है कि हमारे भारत देश का जो है वो राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो राष्ट्रीय भाषा जो है वो है हिंदी। क्या है, हिंदी। तो संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो हिंदी का दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे, तो गैर प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, तो द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था वो 1957 अर्थात 1957 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1957 ईस्वी में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना चुना हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। और द्वितीय की बात किया जाए तो द्वितीय जो हुआ था 1955-56 ईस्वी में, 55-56 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 वर्ष के बाद योजना इसका जो है उस बैठक होता है। तो प्रथम जो चुना हुआ था 1955 ईस्वी में, 51 ईस्वी में हुआ था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी अगर आप नहीं जानते होंगे तो नोट डाउन जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की अवधि क्या थी। तो आपको पता है कि 61 से 66 वर्ष। 1951 में पहला हुआ था, 51 में पहला, 55-56 में दूसरा, और 61 से 66 तो हो जाएगा तीसरा। आपको पता है कि 5 वर्ष के बाद पंचवर्षीय योजना होती है। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप अच्छा से पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो 35 वर्ष में ही बनता है, और प्रधानमंत्री कितने वर्ष में बनते हैं, आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए मेरे प्यारे छात्रों। कि प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार का चुनाव होता है उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों कि इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। तो इंदिरा गांधी के जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री थे, महिला प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका हत्या जो कराया गया था 1954 ईस्वी में, 84 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। नवनिर्माण आंदोलन जो था वो किस राज्य में विफल हो गया, असफल हो गया, तो इसका सही हो जाएगा गुजरात में। क्या हो जाएगा, गुजरात। 25 है, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है। तो यूनाइटेड अर्थात जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार राज्य का एक पार्टी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि युद्ध के
अलावे मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं दो खतरों को बताइए। तो ये एक नंबरिया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान से देखें। युद्ध के अलावे मानव सुरक्षा के संबंधित किन्हीं दो खतरों को बताइए। तो उसका सही आंसर क्या होगा? युद्ध के अलावे मानव सुरक्षा के संबंधित दो खतरे के नाम है आतंकवाद और महामारी, अर्थात फ्लैग हो गया, कोरोना हो गया। आपको पता है कि अगर युद्ध नहीं होगा तो वैसा आप मानव सुरक्षा जो खतरा है वो क्या क्या हो जाएगा? तो आतंकवाद, आपको पता है युद्ध नहीं होगा तब भी आतंकवाद फैलता रहेगा। महामारी जैसे हमारा कोरोना हो गया था, फ्लैग बीमारी हो जाता है, और हैजा वगैरह जो होता है, ये सारे हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोध आंदोलन शुरू हुआ था? भारत में ताड़ी विरोध कब हुआ था? तो आपको पता है भारत आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले के जिले में 1952 में ताड़ी विरोध आंदोलन आरंभ हुआ था। तो 1952 ईस्वी में जो था वो ताड़ी विरोध आंदोलन शुरुआत हुई थी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष तथा कहाँ संपन्न हुआ था? तो 1961 ईस्वी में किया गया था पहला गुट निरपेक्ष। और गुट निरपेक्ष क्या है दोस्तों? तो गुट निरपेक्ष जो था वो सोवियत संघ और यूएसए के जो गुट था उनसे अलग रखने का एक नया गुट बनाया गया था, जिसका नाम था गुट निरपेक्ष। इसमें शुरुआत में 5 देश जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और वहाँ के प्रधानमंत्री, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो गुट निरपेक्ष के आंदोलन ये गुट निरपेक्ष का संधि बनाए थे। तो पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में किया गया था, 1961 ईस्वी। लेकिन गुट निरपेक्ष जो था वो कब, इसका संधि को कब पारित किया गया था? तो 1956 ईस्वी हो जाएगा। 1956 ईस्वी में। आपको पता है कि यूएसए जो था वो नाटो संधि बनाया था, यूएसएसआर जो था वो बनाया था, वार्सा संधि बनाया था, लेकिन हमारा इंडिया जो था वो गुट निरपेक्ष संधि बनाया था। कब बनाया था? तो 1956 ईस्वी में। इसे भी आप अच्छा से याद करेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सहायता होगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि आसियान का गठन कब हुआ था? आसियान का गठन कब हुआ था? उसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या थी? तो आपको पता है कि आसियान में शुरुआत में 5 सदस्य थे, और आसियान के जो थे वो 8 अगस्त 1947 ईस्वी में इसकी पहला बैठक हुआ था। 1947 ईस्वी में उसमें 5 सदस्य थे, आपको पता होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि मार्शल योजना के क्या उद्देश्य था? मार्शल योजना जो था वो क्या, उसका उद्देश्य क्या था? तो आप इसमें देखें क्या कह रहा है हमारा उत्तर। मार्शल योजना का उद्देश्य यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था ताकि उसकी अर्थव्यवस्था युद्ध पूर्व स्थिति में आ सके। ठीक है, मार्शल योजना। और हमारे जो मार्शल लॉ योजना हमारे इंडिया में अगर बात किया जाए, तो मार्शल योजना जो शुरुआत हुई थी, अगर हिस्ट्री आप पढ़े होंगे मार्शल लॉ योजना, तो हमारे जो था उस समय हमारे देश में चल रहा था, तो ये महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन, उसमें मार्शल योजना को जो था वो लागू किया गया था, मार्शल लॉ योजना। जिसमें क्या हो रहा था कि जितने भी वहाँ के नेता थे जो विरोधी थे हमारे भारत देश में, स्वतंत्र को लेकर विरोध करते थे अंग्रेज को, उनको ऐसे बिना किसी गलती को जेल में अंदर डाल देना मार्शल लॉ योजना कहलाता था। लेकिन अगर आप वही यूरोपीय देशों का मार्शल योजना का उद्देश्य देखेंगे तो ये क्या है, तो मजबूत बना था उनके देश में आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाना था, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था उस समय भूकंप हो गया या महामारी कोई छा गया उस समय उन लोग लड़ सके, अर्थात उससे संघर्ष कर सके। उसका उद्देश्य था मार्शल योजना को। ज़्यादा ही समझा दिया दोस्तों, थोड़ा बोरिंग लगता होगा आपको भी। चलिए, ऐसा आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे यूएस अर्थात यूनाइटेड स्टेट का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापना करना है, विभिन्न राष्ट्रों को मध्य संबंध एवं सहयोग की वृद्धि करना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, शांतिपूर्व उपायों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना है, विश्व की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानवीय को समस्याओं को सहयोग प्राप्त करना है। ठीक है, तो आपको इसका जो अगर देखा जाए तो यूएसएआर का है तो एक विकास करना है। इसका सही आंसर क्या हो? विकास करना होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा प्रदान करना है, विभिन्न राष्ट्रों को संबंध बनाना है, सहयोग प्राप्त करना है, शांतिपूर्व रहना है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना है, विश्व में की आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक मानवीय समस्याओं को समाधान करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। इन सारे हो जाएगा क्या? संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि यूरोपियन संघ की उपलब्धियां का वर्णन करें। तो चलिए वर्णन करते हैं। यूरोपीय संघ का निम्नलिखित
उपलब्धियां हैं क्या है? यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्य देशों में सीमा कर समाप्त कर मुक्त व्यापार का प्रशासन किया। यूरोपीय संघ के जो मेन मकसद क्या था? तो यूरोपीय संघ के संस्थापक जो थे उनके सदस्यों में सीमा कर को मुक्त व्यापार को प्रशासन प्रारंभ करना था, अर्थात उसका समाप्त करना था। उसके बाद 1961 में यूरोपीय संघ का सफल संगठन बन गया। जो यूरोपीय संगठन जो 1961 ईस्वी में बना था, 2005 में यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की थी तथा इसका सकल घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका से भी थोड़ा अधिक था। आपको पता है कि यूरोपीय देश जो ये लोग अपना स्थापित किए थे, तो इसमें अमेरिका भी सबसे जो है वो सबसे आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है। लेकिन यूरोपीय देश जो सभी लोग शामिल है यूरोपीय संघ में, उनमें इससे भी अमेरिका से भी अधिक शक्तिशाली हैं अर्थव्यवस्था के माध्यम से। उसके बाद इसमें 4 लिखा है कि विश्व व्यापार में यूरो की हिस्सेदारी में अमेरिका डॉलर की 3 गुनी अधिक है। 3 गुनी, अमेरिका डॉलर से भी 3 गुनी इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो अधिक है यूरोपीय संघ में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 कह रहा है कि जन आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जन आंदोलन पर, तो जन आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा जन आंदोलन वे आंदोलन है। जन आंदोलन मतलब लोगों का आंदोलन होता है, तो जन आंदोलन वो आंदोलन होता है जो प्रायः समाज के संदर्भ या श्रेणी के क्षेत्रीय अथवा स्थानीय हितों, मांगों, समस्याओं से प्रेरित होकर प्रायः लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए 1973 में चलाया गया चिपको आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाया गया आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, आंध्र प्रदेश ताड़ी विरोध आंदोलन, समय समय पर चलाए गए छात्र आंदोलन, नारी मुक्त सशक्तिकरण समर्पित आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि जन आंदोलन के उदाहरण है। जन आंदोलन अर्थात जो होता है वो लोगों को कल्याण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोगों का कल्याण का आंदोलन। तो क्या क्या आंदोलन था? जैसे में हमारा चिपको आंदोलन हो गया, उसके बाद में फिर लोगों द्वारा अभी भी चलाया जाता है जन आंदोलन, जैसे में हो गया स्टूडेंट जो चलाते हैं ना कभी कभी आंदोलन, तो सारे आंदोलन जो है वो जन आंदोलन के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 क्या कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या समझते हैं? गुटनिरपेक्ष आंदोलन से क्या समझते हैं, इनके प्रमुख विशेषत्व को लिखें। तो गुटनिरपेक्ष क्या था? जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी थे उसमें शामिल थे, गुटनिरपेक्ष का आंदोलन जो था उसमें शामिल थे। तो चलिए इसका देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध ने विश्व को 2 प्रतिबंधित गुटों में बांट दिया था। आपको पता है कि शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो दो मतलब हिस्सों में बट गया था, सोवियत संघ और यूएसएसआर हो गया, यूएसए हो गया, वो 2 हिस्सों में बट गया था। उसके बाद गुटनिरपेक्ष का जो था वो शुरुआत हुई थी। तो विश्व में 2 ध्रुव हो गया था, तनाव बढ़ गया था। इस चुनौतियों को स्थिति में संदर्भ में गुटनिरपेक्ष का एशिया और अफ्रीका और तालिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों को गिटों से अलग रखने का। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 नेता संस्थापक सदस्य थे। यूगोस्लाविया के जो थे वो जोसेफ बॉज टिटो थे, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद फिर मिस्र के जो थे वो गमाल अब्दुल नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो थे और घाना के वामे एनकुरमा थे। उन 5 देश के जो थे नेता वो गुटनिरपेक्ष में प्रथम भूमिका निभाए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया में हुआ था। आपको पता है कि नहीं? मैं इसके पहले मैंने आपको जिक्र किया है, इससे पहले मैंने जिक्र किया है 1961 ईस्वी में गुटनिरपेक्ष का सम्मेलन हुआ था। उसके बाद गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन जो पहला शुरुआत किया गया था 1956 ईस्वी में, ये भी हमने आपको जिक्र किया है। उसके बाद राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। आपको पता है यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति थी। पहला क्या था? 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीका देशों का नाटकीय उदय। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। चौथा में लिखा हुआ है कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य की संख्या बढ़ती गई। सबसे पहले देखें तो इसमें 5 देश जो थे वो भूमिका प्रथम निभाए थे। उसके बाद में इसमें 25 देश जो थे, 14वां सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया में हुआ था, यूगोस्लाविया शायद 14वें सम्मेलन में, तो उसमें 25 सदस्य हो गए थे। कितने सदस्य? 25 सदस्य। और अभी भी इसका सदस्य बढ़ रहा है, गुटनिरपेक्ष का सदस्य जो अभी भी बढ़ रहा है। तो चलिए आपको पता होगा कि सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन मकसद जो था गुटनिरपेक्ष का वो था दोनों देशों से, सोवियत संघ और यूएसएसआर से, दोनों से
अलग एक नया कानून बनाना और दोनों में शामिल नहीं होना, बल्कि उनके साथ मतलब मित्रता बनाए रखना, लेकिन उनमें शामिल नहीं होना। तीसरा विकल्प चुने थे गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन किए थे। ठीक है, सन 1906 ईस्वी में हावड़ा में हुए 14वें सम्मेलन में 125 सदस्य देश और 15 अप्रत्यक्ष देश शामिल हुए। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इनमें से विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग हितों के देश शामिल होते गए। इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रस्तुतः महाशक्ति महाशक्ति गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था। आपको मैंने बताया कि जो था वो महाशक्तियों में दोनों गुटों में शामिल नहीं होना था, बल्कि एक नया कानून बनाना था। महाशक्तियों के गुटों से अलग रखने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इन आंदोलन के जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिससे भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदित गुटों की मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देश की ताकत उसकी वापसीता एकता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। 1972 ईस्वी में हमारा देश भी शामिल हुआ था, सोवियत संघ का सहयोग लिया था, आपको पता है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, ये युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों में दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम लिया गया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किया है। तो आपको पता है कि जो था इसका उद्देश्य था कि उन सारे देशों के साथ सहयोग बनाए रखना, लेकिन उससे थोड़ा अलग रखना, उससे अलग रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। भारत चीन संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत और चीन का जो संबंध है वो बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन अगर बिजनेस के मामला में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यद्यपि 1962 के युद्ध के कारण भारत और चीन में 1976 तक कूटनीतिक संबंध नहीं रहे, परंतु 1970 के दशक के अंतर्बंध में चीन ने राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन के पश्चात दोनों देशों ने संबंधों को सुधार हुआ, जो कि निम्नलिखित है। 1981 में सीमा विवाद को हल करने के लिए वार्तालाप हुआ था, उसका तरीका भी अपनाया गया था। 1981 ईस्वी में क्या हुआ था, एक तरीका अपनाया गया था, जो सीमा जो था जिसमें बस उस चलता था, उसका वार्तालाप किया गया था। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी ने चीन यात्रा किया था, उससे आपसी संबंध बहुत ही अच्छा करवाया था राजीव गांधी 1988 ईस्वी में। दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में परस्पर सहयोग, औपचार व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते किए हैं। इस प्रकार अब दोनों देशों के व्यापार 30% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। 1999 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो कि 2006 में 18 अरब हो गया। बताइए, 18 अरब डॉलर का हो गया। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने विदेशों में ऊर्जा सौदा प्राप्त करने के प्रश्न, वैश्विक अंतराल पर विश्व व्यापार संगठन के प्रश्नों पर समान नीति अपनाई है। आर्थिक सहयोग के प्रयत्न के बावजूद चीन दक्षिण एशिया में अपने सैन्य गतिविधियों को भारत को आशंकित करता है। अरुणाचल प्रदेश में चलाई लामा की यात्रा का चीन द्वारा विरोध, सीमावर्ती सड़कों के निर्माण में बाधा डालना, पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के साथ परियोजनाओं में चीन की भागीदारी। आपको पता है कि ग्रीनविच लाइन में जो था वो पाकिस्तान में चाइना है, सो एक सड़क बना दिया है, तो उससे भी यहाँ पे विवाद हो रहा है हमारे भारत देश के साथ। भारत द्वारा समुद्री क्षेत्रों में तेल की खोज का विरोध। भारत द्वारा समुद्री क्षेत्रों में तेल की विरोध करता है कौन? चीन करता है, और विरोध अभी तक चल ही रहा है इनके साथ, लेकिन फिर भी इसका संबंध बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं। अजहर मसूद को आतंकवादी सूची में डालने पर संस्कृति राष्ट्र ने विरोध आदि घटनाओं भारत चीन संबंध के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आशा है कि भविष्य में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। अभी आशा है कि इन दोनों का जो था वो संबंध बहुत अच्छा होगा। और आपको पता कि अजहर मसूद जो था वो आतंकवादी था, तो हम लोग जो हमारे देश के जो थे
वो आतंकवादी सूची में उनको नाम डाल दिए थे, जिससे विरोध कर रहा था चाइना, और इसका विरोध अभी भी चल रहा है। फिर भी इतना अच्छा संबंध हम लोग के चाइना के साथ नहीं चल रहा है। चलिए दोस्तों, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को विजिट करने के लिए। और इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल में आपके बोर्ड एग्जाम के बेहतरीन तैयारी चल रही है। आपके पास पता है कि बहुत कम टाइम बचा है, और कम टाइम में अच्छे खासे मार्क्स हासिल करने हैं, अच्छी खासी तैयारी करनी है। इसलिए आप हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, ताकि आप लोग और आपके दोस्त भी अच्छी खासी तैयारी कर सके। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।